हमने लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है, तो कल हमने लोक प्रशासन कला है इसके बारे में अध्ययन किया था, विचार विमर्श किया। लोक प्रशासन विज्ञान है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश के वर्मा, लोक प्रशासन विभाग, शासकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। लोक प्रशासन एवं विज्ञान। लोक प्रशासन और विज्ञान के जो संबंध हैं उसमें सर्वप्रथम हमें यह देखने को मिलता है कि विज्ञान क्या है। जैसा कि हम बचपन में जब विज्ञान सामान्य विज्ञान होता था तो उसमें पढ़ते थे, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोग से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी क्रमबद्ध अध्ययन और वर्गीकृत ज्ञान। और प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में दिया जा सकता है। इसलिए विज्ञान उसे कहते हैं जो तथ्यों को व्यवस्थित रूप से संजोते हुए सामान्य नियमों की खोज करने का प्रयत्न करती है। शेपर्ड ने विज्ञान में जो विशेषताएं हैं उसके प्रमुख जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं: संक्षिप्त, संगत और संबद्ध ज्ञान की संभावना। पहला जो बिंदु है वो संक्षिप्त बिंदु में कोई बात कह सकते हैं, संगत संबंध कैसे हैं, और संबद्ध ज्ञान की संभावना। दूसरा है तथ्यों को क्रमबद्ध करके उसमें कार्यकरण संबंध स्थापित करते हुए सामान्यीकरण करने की क्षमता हो। यानी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करते हुए उसमें कार्यकरण संबंध क्या हैं और उसके पश्चात सामान्यीकरण करने की क्षमता हो और पूर्व कथन करने की क्षमता हो, भविष्यवाणी करने की क्षमता हो, उसको अपन विज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। प्राप्त संबंधानुमानों और निष्कर्षों की जांच की संभावना और रिसर्च का कार्य हो। इसलिए उस ज्ञान राशि को विज्ञान कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो, जिसमें तथ्य परस्पर क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। उस श्रेणी में प्राकृतिक विज्ञान के अतिरिक्त कोई अनुशासन इस श्रेणी में नहीं आता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों का जिसमें खगोल विज्ञान है, गणित है, भौतिक शास्त्र है, इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान का भी कोई विषय विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। अगर हम इस परिभाषा पर खरा उतरते हैं तो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसमें परस्पर क्रमबद्ध और वर्गीकृत किए गए हों। इस प्रकार से विज्ञान की श्रेणी में प्राकृतिक विज्ञान के अलावा कोई विषय नहीं आता, चाहे वो सामाजिक विज्ञान क्यों न हो। जैसा कि लोक प्रशासन विज्ञान न मानने के कारण कुछ विद्वानों ने कहा है, जैसे मॉरिस कोहन ने लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा है, फाइनर ने लोक प्रशासन को विज्ञान का स्तर प्रदान नहीं किया है, एल उर्विक ने लोक प्रशासन कला है न कि विज्ञान की श्रेणी में माना है, एल डी वाइट ने तो यहाँ तक है कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है, इसको भविष्य के लिए स्थगित करने की सलाह दी है। इसलिए लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है निश्चितता का अभाव। लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने का पहला कारण है कि उसमें निश्चितता और पूर्णता, एग्जैक्टनेस का अभाव है। अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान लोक प्रशासन भी निश्चित कसौटी पर नहीं खरा उतरता है। लोक प्रशासन के निष्कर्ष पूर्णता से वंचित हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की निश्चितता रहती है। जैसे फिर भौतिक शास्त्र है, उसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे आती है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इसी प्रकार रसायन शास्त्र में नियम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्रमशः 2 और 1 अनुपात मिलते हैं तो पानी बनता है, ये नियम है। भौतिक विज्ञानों के अन्य नियम अटल, अपरिवर्तनशील, अकाट्य हैं। उन विषयों में कोई दो मत नहीं है, वे मूलभूत सत्य हैं, वे हर काल में हर स्थान पर लागू किए जा सकते हैं। किंतु इसका कारण यह है कि सामाजिक विज्ञानों को मनुष्यों से व्यवहार करना पड़ता है। सामाजिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो मानव व्यवहार पर आधारित है, और मानव व्यवहार
स्थान, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मनुष्यों के व्यवहारों को अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। फलतः सामाजिक विज्ञानों में निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते। अतः यदि निश्चितता का ही विज्ञान का लक्षण है तो सामाजिक विज्ञान होने का दावा नहीं हो सकता। इसे लोक प्रशासन का भी विज्ञान नहीं माना जा सकता। दूसरा है सार्वभौमिक नियमों का अभाव। लोक प्रशासन में सर्वसम्मत सिद्धांतों का अभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हेनरी फेयोल, एल उर्विक, टेलर, विलोबी, स्टेन ने अन्य लेखकों ने समय समय पर सर्वसम्मत सिद्धांतों की रचना करने की चेष्टा की है, परंतु उसमें कोई भी किसी भी दूसरे के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रत्येक लेखक उन्हीं सिद्धांतों को अपने निराले ढंग से प्रतिपादित करता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति विज्ञानविदों की एक सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य को प्रशासन के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें कहा गया कि ऐसे सिद्धांत का उल्लेख करो जो अन्य को स्वीकार कर ले, किंतु ऐसा कोई भी सदस्य तैयार नहीं हुआ। जैसा कि वाइट ने संकेत दिया कि लोक प्रशासन के प्रत्येक सिद्धांत के विपक्ष में उतना ही मान्य दूसरा सिद्धांत है। उदाहरण तौर पर वाइट ने एकल निदेशन या आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत का उल्लेख किया। इसके अनुसार प्रशासन के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी एक से अधिक अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, परंतु व्यवहार में हमें ये देखने को मिलता है कि अनेक कर्मचारी ऐसे हैं जो एक साथ ही अनेक प्रशासकीय और प्राविधिक अधिकारियों से आदेश ग्रहण करते हैं। उदाहरणार्थ भारत में जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारी, उद्योग, कृषि अधिकारी जिलाधीश के नियंत्रण में होते हैं, उससे आदेश प्राप्त करते हैं। इसके बाद वे चिकित्सा, उद्योग और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों से भी के नियंत्रण में रहते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, उद्योग विभाग की कृषि विभाग के निदेशकों के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। स्पष्ट है कि सर्वमत सिद्धांतों के अभाव में लोक प्रशासन विज्ञान बताना एक तरह से अमान्य सा माना जाएगा। तीसरा है पर्यवेक्षण और तथ्य परीक्षण का अभाव। विज्ञान में पर्यवेक्षण तथा प्रयोग का जो आलम्बन लेते हैं वैसा लोक प्रशासन में संभव नहीं है। विज्ञान की भांति लोक प्रशासन के पास कोई ऐसी प्रयोगशाला नहीं है जहां पूर्व में अर्जित तथ्यों और सत्यता को स्थापित की जा सके। लोक प्रशासन का संबंध चेतन मनुष्य और मानवीय व्यवहार से है। लोक प्रशासन की जो प्रयोगशाला है वो मानवीय व्यवहार है, और मानवीय व्यवहार समय, काल, देश की स्थिति के अनुसार परिवर्तन होते हैं और उसमें परिणाम भी, वांछित परिणाम भी अलग हो सकते हैं। इसलिए मनुष्यों में अपनी स्वतंत्र इच्छा, उद्देश्य और प्रयोजन होते हैं। अतः मनुष्यों से संबंध रखने वाले लोक प्रशासन के विभिन्न तथ्यों को मानव समाज में पृथक पृथक करके प्रयोगशाला में उस विधि को नापा और परखा नहीं जा सकता। बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, मानवीय व्यवहार अलग अलग है, देश काल, इसलिए इसका जो जांच और परीक्षण है वो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र की जो प्रयोगशाला में किया जा सकता है वैसा नहीं किया जा सकता। चौथा है आदर्शात्मक बातें। विज्ञान में नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों का कोई स्थान नहीं होता। जैसा कि तथ्यपरक और आदर्श मूलक धारणाओं में अर्थात क्या है और क्या होना चाहिए, इसी के बीच लोक प्रशासन झूलता रहता है। प्राकृतिक विज्ञान अनिवार्य रूप से तथ्यपरक होते हैं, उनमें दृष्टिकोण की निरपेक्षता संभव होती है। प्रशासन जैसे विषय मूलतः आदर्श मूलक होते हैं। प्रशासन का न कोई प्रयोजन और लक्ष्य होता है। प्रशासन के लिए नहीं होता, प्रशासन के लिए नहीं होता, बल्कि लोकहित की सिद्धि के होता है। इसलिए प्रशासन के समक्ष निश्चित लक्ष्य की स्थापना की जाती है जिसमें नैतिकता का पुट पाया जाता है, और इस लोक प्रशासन को विज्ञान इसलिए नहीं माना जा सकता कि इसमें आदर्शात्मक और भावनात्मकता के साथ साथ नैतिकता का पुट रहता है, जबकि ऐसा विज्ञान में देखने को नहीं मिलता। पूर्व कथन की क्षमता का अभाव। लोक प्रशासन का विज्ञान न मानने का कारण भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भौतिक विज्ञानों में भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि लोक प्रशासन में प्रशासकीय समस्याओं का अध्ययन करता है और मानव स्वभाव से मुक्त इच्छाओं, पसंदों, प्रयोजनों, मूल्यों आदि तत्वों का समावेश है। अतः यह संभव नहीं है कि इस प्रशासन के तथ्यों को अलग करके निश्चिततापूर्वक मापा और वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि अवस्थी बताते हैं, लिखते हैं, मानवीय क्रियाओं से संबंधित होने कारण लोक प्रशासन के नियम
कम विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों के ऐसे मुख्य उद्देश्य के संबंध में बहुत कम ज्ञान होता है और इसमें विश्वास दृढ़ किया जाए और मानव व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सके, क्योंकि मानव व्यवहार अलग अलग देश काल की स्थिति में और आज से 10 साल पहले की आवश्यकताएं, इच्छाएं, मूल्य अलग है। आज के 10 साल बाद में अलग होंगे, आज अलग है। तो इसलिए मानव व्यवहार का परिवर्तन, इसलिए पूर्व कथन के अभाव देखने को लोक प्रशासन में मिलता है। तो संक्षेप में हम बता सकते हैं कि लोक प्रशासन तब तक विज्ञान नहीं कहा जा सकता तब तक उसके द्वारा 3 शर्तें पूरी नहीं। प्रथम, प्रशासन के आदर्श का महत्व है, स्थान और मूल्यों की सुस्पष्ट परिभाषा करना। द्वितीय, लोक प्रशासन के क्षेत्र में मानव स्वभाव को समुचित ज्ञान अर्जित होना चाहिए। तृतीय, विपरीत संस्कृतियों के अध्ययनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे प्रशासन ऐसे सिद्धांतों को विकसित किया जा सके। इसी प्रकार से लोक प्रशासन निष्कर्ष केवल लोक प्रशासन की बातें नहीं वरन सामाजिक अध्ययन के बारे में भी निकाला जा सकता है। तथापि सामान्य व्यवहार और अन्य सामाजिक अध्ययन के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययनों का विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, इनमें अगर होता है तो लोक प्रशासन विज्ञान मानने जा सकता है। इस आधार पर विज्ञान मानने के कारण भी हैं। लोक प्रशासन इन 3 तर्कों के आधार पर लोक प्रशासन विज्ञान माना जा सकता है। लोक प्रशासन विज्ञान का स्वरूप ले रहा है, जैसा कि कालांतर में यह विज्ञान का स्वरूप लेगा। लोक प्रशासन वर्तमान अध्ययन में हमारे सामने लोक प्रशासन के बारे में सुसंबद्ध विचारों का एक ढांचा मात्र प्रस्तुत है। यह ढांचा अधिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार बन सकता है। लोक प्रशासन का विद्यार्थी एक ऐसे क्षेत्र में कार्य करता है जिसमें अभी तक अनेक अज्ञात तत्व तथा अधिकांश क्षेत्र अभी तक अनखोजा पड़ता है। अतः चिंतन की मोटी रूपरेखा प्रस्तुत करके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता। विचारों और सिद्धांतों को ऐसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकता है जिससे दूसरे लोगों को अपने अनुभव के प्रकाश में संश्लेषण करने में सहायता मिल सके। ये सिद्धांत आधा दर्जन ऐसे लेखकों की रचनाओं से किए गए हैं जिन्होंने विचारों को क्रमबद्ध सुस्पष्ट रूप देने की चेष्टा नहीं की। उन्हें सुसंबद्ध और तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत किया जाना इस बात का सबल प्रमाण है कि सामाजिक समुदाय के संचालन में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनमें सामान्य तत्व निहित है। इस आधार पर कहा जा सकता है अंततः लोक प्रशासन विज्ञान का ही सही रूप है और लोक प्रशासन विज्ञान का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। जैसे कि F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के जनक हैं, उन्होंने बताया कि नए प्रबंध का सबसे पहला कर्तव्य है मनुष्य के कार्य के प्रत्येक तत्व के लिए एक विज्ञान का विकास करे जो कि अंधानुकरण की पुरानी पद्धति का स्थान ले सके। उन्होंने स्वयं स्टील के काटने की वैज्ञानिक प्रविधियों की खोज करके इस विचार की व्यवहारिकता को सिद्ध किया। अगला है लोक प्रशासन वर्तमान में लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में आता है। जैसा कि लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान है। विज्ञान अनुसंधान और पर्यवेक्षण है। अनुसंधान और पर्यवेक्षण के परिणामों को तालिकाबद्ध, वर्गीकृत और सुसंबद्ध किया जाता है। इसलिए यथार्थ विज्ञानों का विषय क्षेत्र सुनिश्चित होता है। उसमें भीतर ऐसे तथ्य हैं जिनके अध्ययन के लिए अलग किया जा सकता है और जिनकी एक जैसी परिस्थिति में समरूपता देखी जा सकती है। आपत्ति उठाई जा सकती है कि लोक प्रशासन में इन स्थितियों का अभाव है, उनके तथ्यों को अलग करके नहीं देखा जा सकता तथा निष्कर्षों की यथार्थता और जांचने के लिए नए सिरे का प्रयोग और पर्यवेक्षण करना संभव नहीं होता। परंतु जैसा कि हेक्सले ने संकेत दिया कि सामाजिक विज्ञान और तथाकथित यथार्थ विज्ञानों के भेद को उनके मूलभूत अंतर आधारित नहीं है, वरन वह विषय क्षेत्र के संयोग, उनके पारस्परिक संबंध, जटिलता, निष्कर्षों की आपेक्षिक निश्चितता पर आधारित है। जीव विज्ञान गणित से भिन्न है क्योंकि उसकी विषय वस्तु के बारे में पर्यवेक्षण करना अधिक कठिन होता है। उसके तथ्यों को पारस्परिक संबंधों का निर्धारण 100% सही नहीं हो पाता। तो लोक प्रशासन विज्ञान और भी अधिक कठिनाई प्रस्तुत करता है, किंतु विगत 60 वर्षों के पर्यवेक्षण और अनुसंधान के अनुभव के आधार पर निश्चित तथ्यों का एक समूह एकत्रित हो गया है।
इस समूह के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। नए निष्कर्षों की खोज और पुराने निष्कर्षों के परीक्षण के लिए सांख्यिकी निरंतर नई सामग्री जुटा रहे हैं। इस प्रकार से लोक प्रशासन एक विज्ञान की श्रेणी, जब जूलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं वह विज्ञान की श्रेणी में आता है, तो लोक प्रशासन भी मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। वो लैब में करता है और यहाँ होल सोसाइटी में अध्ययन करना पड़ता है, ये थोड़ा कठिन है। इसलिए जब जीव विज्ञान को आप विज्ञान की श्रेणी में मानते हो तो लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में मानना चाहिए। तीसरा है, लोक प्रशासन में अधिक यथार्थता और निश्चितता है। चार्ल्स बीयर्ड का मानना है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिसके बारे में अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं और उनके पूर्व अनुमान लगाए जा सकते हैं। जैसा कि नियंत्रण का क्षेत्र है, गणितीय सूत्र के आधार पर यह है कि एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति 6 या 8 से अधिक व्यक्तियों का नियंत्रण नहीं कर सकता। ये एविग्रेकुनास का गणितीय फार्मूला सिद्ध किया सूत्र हैं। ऐसे अनेक सिद्धांत और व्यवहार में प्रयोग लाए जा सकते हैं जिसमें पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं और उनके पूर्व अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो अनुभव से ये सिद्ध हुआ कि प्रशासन के क्षेत्र में नित्य असंख्य पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं। जब जब उनकी अपेक्षा की जाती है परिणामों के पूर्व अनुमान सिद्ध होते हैं। जैसे हाइपोथेसिस का निर्माण है, कोई पीएचडी या अनुसंधान। अब आजकल सामाजिक विज्ञानों में भी इतना अनुसंधान होने लगा, इतना रिसर्च होने लगी, तो उसमें पूर्व कथन कहने, हाइपोथेसिस करने, क्रमबद्ध अध्ययन करने, साहित्य समीक्षा करने, उसके पश्चात उनको टेस्ट करने और निष्कर्ष निकालने, परीक्षण करने, ये सब विज्ञान की श्रेणी में सिद्ध करते हैं। इसलिए लोक प्रशासन, अगर जूलॉजी या जीव विज्ञान अगर लोक विज्ञान की श्रेणी में आता है तो लोक प्रशासन भी को भी विज्ञान कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हर्बर्ट साइमन का विचार है कि केवल 2 बातों का ध्यान देता है, संगठन के भीतर लोगों के आचरण की जानकारी और प्रशासन के संचालन की सर्वश्रेष्ठ रीतियों के सुझाव पर दोनों लक्ष्यों की तुलना में क्रमशः जीव विज्ञान चिकित्सा विज्ञान के साथ की जा सकती है तुलना। जीव विज्ञान हमें ये सिखाता है कि जीव शरीर की रचना कैसी है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है। चिकित्सा विज्ञान इस जैविक विज्ञान के आधार पर रोगी की रोकथाम और उस चिकित्सा की रीतियाँ सिखाता है। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति जीव विज्ञान की प्रगति पर आधारित है। जो प्रशासकीय आचरण और स्वभाव के विषय में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, त्यों प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए निश्चित नियम बनाना संभव हो जाएगा। इस तरह के पीछे ये भावना छुपी है कि लोक प्रशासन का अध्ययन हमें अपने विषय के बारे में केवल जानकारी ही प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन के लिए कोई व्यावहारिक नियम न दे सकें तो भी वह एक विज्ञान माना जा सकता है। वैसा ही विज्ञान माना जा सकता है जैसा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी केवल जानकारी देता है, व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए नियम नहीं बनाता। इसलिए उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम लोक प्रशासन को विज्ञान मानना उचित है, परंतु भौतिक श्रेणी में नहीं, भौतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चार्ल्स बेयर ने बताया कि यदि विज्ञान से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत विशिष्टता का गणितीय प्रक्रिया निहित की जा सके, सभी विशिष्टताओं और प्रक्रियाओं के अवकलन समीकरण के रूप में समुचित ढंग से दर्शाया जा सके, तब तो प्रशासन विज्ञान नहीं है, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। इस अर्थ में केवल खगोल और भौतिक विज्ञान को ही विज्ञान की श्रेणी में। किंतु अगर जीव विज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जीव का अध्ययन करते हैं, तो हम भी लोक प्रशासन में मानव व्यवहार, प्रशासकीय आचरण, उसके स्वभाव का अध्ययन करते हैं, तो उसके विज्ञान की श्रेणी में माना जा सकता है। इसलिए चार्ल्स वर्थ की भांति कहना समीचीन होगा कि लोक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी है। उन्हीं के शब्दों में, प्रशासन कला है क्योंकि उसमें उत्तमता, नेतृत्व, उत्साह और उच्च विचारों की आवश्यकता है। यह विज्ञान है क्योंकि इसमें इंडक्टिव निगमनात्मक विश्लेषण, सतर्कता युक्त नियोजन तथा विवेकपूर्ण साधनों की आवश्यकता है। इसलिए यह विज्ञान की श्रेणी में दिया जा सकता है। इस प्रकार वॉलेस ने अपनी पुस्तक फेडरल डिपार्टमेंटलाइजेशन में इन खतरों की ओर संकेत किया कि उनका मत है कि अज्ञानवश लोग इनके मोटे निष्कर्षों को सिद्ध और निश्चित सिद्धांत मान सकते हैं, जबकि वास्तव में प्राकल्पना हाइपोथेसिस कल्पना मात्र है। इसमें खतरा निहित है कि उसी स्थिति में लोक प्रशासन के भीतर परिपक्व अवस्था में एक प्रकार की कठोरता आ जाएगी जिससे जिज्ञासा
का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, प्रगति रुक जाएगी। इसलिए सामाजिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन के भीतर कुछ मौलिक लक्षण पाए जाते हैं। पहला, तुलनात्मक दृष्टि से एक नया और अविकसित विज्ञान है। द्वितीय, लोक प्रशासन प्रायोगिक विज्ञान न होकर मूलतः पर्यवेक्षण विज्ञान है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की भी यही स्थिति है। तृतीय, अधिकांश सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन भी तथ्यपरक और आदर्श मूलक और दोनों प्रकार का विज्ञान हो सकता है। उसको केवल तथ्यों और क्या है का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, वरन आदर्शों में क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करेगा। चौथा, अंत में कहा जा सके लोक प्रशासन एक प्रगतिशील विज्ञान है जिसके निष्कर्ष और सिद्धांत निरंतर तथ्यों की नई खोज, नए अनुभव के प्रकाश में नए रूप में परिणित किए जाते हैं। इसलिए लोक प्रशासन नवोदित विज्ञान है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस शब्द से अब नया जो रिसर्च हुई है या अनुसंधान हो रहे हैं लोक प्रशासन में, इसलिए अब लोक प्रशासन को पॉलिसी साइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस नाम से जाना जा रहा है। तो ये एक विज्ञान का ही स्वरूप कह सकते हैं। लोक प्रशासन एक विज्ञान का स्वरूप लेता जा रहा है, कला का विषय है, किंतु उसमें विज्ञान का मतलब उसमें तथ्यात्मक सत्यता है कि नहीं, ज्ञान और प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते कि नहीं, प्रयोगों से पुष्ट कर सकते नहीं, निष्कर्ष कर सकते कि नहीं, भविष्यवाणी कर सकते कि नहीं। अगर ये चीज़ें संभव है लोक प्रशासन में तो वो विज्ञान की श्रेणी में है। और धीरे धीरे अब अनुसंधान से सिद्ध हो रहा है कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसका क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं, उसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पूर्व कथन कह सकते हैं। इसलिए लोक प्रशासन अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, पॉलिसी साइंस का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।